राजस्थान के सियासी रण में बयानबाजियों के जरिए वार पलटवार का दौर चल रहा है। अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि हवा से लेकर जमीन तक प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। तो कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया कि पाताल से लेकर धरती और धरती से लेकर आसमान तक यानी तीनों लोक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में पेपर लीक से लेकर कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पलटवार किया कि हमने पेपर लीक मामले में 200 लोगों को जेल में डाला, बुलडोजर तक चलाए, आजीवन कारावास का कानून तक लेकर आए। ऐसे में आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वार पलटवार से होगी चुनावी नहीं अपार। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था और उसके बाद में जेपी नड्डा ने किस तरह पलटवार किया। और जहां हम जाते हैं वो हमको उड़ने के लिए परमिशन भी नहीं मिलता, यानी हर चीज उनके कंट्रोल में है। हवा कंट्रोल में है, जमीन कंट्रोल में है, पोर्ट कंट्रोल में है, एयरपोर्ट कंट्रोल में है और यहाँ तक कि जनता को गुलाम बनाने का भी काम उन्होंने शुरू किया है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। इन्होंने ना आकाश छोड़ा, न नीर धरती पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, तीनों लोग को लूट करके रखा। यह कांग्रेस का इतिहास है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। चेतन राजपूत जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है चेतन जी आपका। साथ में सारिका सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सारिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जी धन्यवाद विवेक जी। जी सारिका जी मेरा सवाल आपसे है मैडम कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन अब इस बार बयानबाजियों में ये तक भी आरोप लगाए जाने लगे हैं कि हवा उनके कंट्रोल में है, पानी उनके कंट्रोल में है, जमीन उनके कंट्रोल में है। ये सब कैसे सियासी मुद्दे बन चुके हैं राजस्थान के रण के अंदर? क्योंकि चर्चा होनी चाहिए बेसिक मुद्दों को लेकर, जो राजस्थान के मुद्दे उनको लेकर। बिल्कुल विवेक जी, आप देखिए कि दीपक नाम है मेरा और कुछ कहने के लिए नहीं है। एक्चुअली जब हमारे पास में कहने के लिए कुछ होता नहीं है तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हो रहा है। सबसे पहले तो उनकी खुद की आप राजस्थान में स्थिति देखें तो उनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना सेंटर में उनकी कोई ऐसी नीतियां हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में चुनावी मुद्दे बना करके जा सके। तो अब अगर ऐसी परिस्थिति के अंदर वो लोग यहाँ आते हैं, बीजेपी के नेता यहाँ आते हैं और जैसा उनका चाल और चरित्र है पहले से कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर व्यक्तिगत रूप से भी, यहाँ तक कि वो उनके नेता हमने देखे हैं किस तरीके से कि लड़कियां फटी हुई जीन्स पहनती हैं इसलिए बलात्कार होता है, और किस तरीके की वो बातें करते हैं कि क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। जो उनकी मानसिकता है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो व्यवहार वहां पर हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर वहां पर कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इस तरीके की चीजें होना, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा लाजमी सा है। हमारे पास में, कांग्रेस के पास में, क्योंकि 5 साल का पूरा विकास का एक मॉडल है, हमारे पास में योजनाएं हैं जो घर घर गई हैं, तो हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर हमसे बात करिए, आप डिबेट करिए, आप कंपैरिजन करिए कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट ने और स्टेट में हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जनता के लाभ के लिए क्या नीतियां हम लेकर के आए हैं और हम किस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये उस पर काम करने के लिए, उस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये ले दे करके व्यक्तिगत हमले करते हैं, ये ले दे करके व्यक्तिगत रटी रटाई बातें बोलते हैं, और ये जब इनसे कुछ नहीं बनता है तो अंत में जाकर के ये धर्म का चोगा पहन लेते हैं, उसका सहारा ले लेते हैं। तो इनके पास में ये इस आज का नहीं है, इनका इतिहास आप देखेंगे तो किस तरीके से इन्होंने हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनको लेकर के, और इन्होंने किस तरीके के बाण किए। इनको ये भी नहीं है, इतनी भी गरिमा ये नहीं रखते कि वो एक महिला है और इस देश की बहू है। तो इस तरीके की बातें अगर ये करते हैं, ये इनके चरित्र में है, इसलिए इन चीजों का बुरा लगना और इस तरीके की बातों का चुनाव में होना, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की भावनाओं को भड़का करके, लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करके और उनसे वोट लेना चाहते हैं। एक बार सरकार में आ जाए उसके बाद में ना इनको उनसे कोई मतलब है, ना इनको जनता के लाभ से कोई मतलब है, ना इनको अपनी कोई, आप इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दूसरों की बात करते पहले आप अपने घर को देखिए। आज बीजेपी की क्या स्थिति राजस्थान में हो रखी है, आप इसको देखिए। यहाँ तक कि ये अपने नेता
जो वसुंधरा जी स्टेज पर सरेआम इनके दूसरे जो गजेंद्र सिंह जी है वो उनको उनके पोस्टर विमोचन पे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र नाम ले रहे हैं, उसके विमोचन पर उसके उनके हाथ से वो खींच रहे हैं, उनको वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इनसे हम चरित्र की बातें करना और उसकी इनसे उम्मीद करना भी गलत बात है। तो ये इस तरीके के आरोप सरिका जी, लगाते रहेंगे। आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज कहा है कि हवा पानी बीजेपी के कंट्रोल में, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में, धरती उनके कंट्रोल में। आप देख लीजिए तो है ना कंट्रोल में, आप देख लीजिए। अभी जिस दिन भरना था, नामांकन था, उस दिन नरेंद्र बुढ़ानिया जी की रैली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जाना था, इनको पता था और इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति नहीं दी। तो आप देख लीजिए, ये चीजें आपके सामने है। लेकिन इस तरीके से आप रोक करके क्या आप जनता को उस दिन, मैं कह रही हूँ 25 तारीख को जब जनता जाएगी और हाथ के निशान पर बटन दबाएगी, ये उसको थोड़े ही रोक सकते हैं। ये जनतंत्र है और जनता अपने मत के माध्यम से इनको जवाब बिल्कुल दे देगी 25 तारीख को। जैसा कि पहले हमने देखा, हिमाचल में देखा, कर्नाटक में देखा, ये बड़ी बड़ी बातें करके वहां आए, इनका पूरा कैबिनेट वहां चला गया, एक साथ ये इस तरीके से वहां पर ये अटैक करते हैं, लोगों को किस तरीके से भाषण स्टेज के माध्यम से ये बोलते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कर्नाटक में आई और राजस्थान में तो इस बार इतिहास बदलेगा, रिवाज बदलेगा। तो आप मैं एक बार मैडम मैं रोकूंगा आपको। चेतन राजपुरोहित जी बैठे हैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चेतन जी, आप सारिका जी की बातों का जवाब देना चाहें वो आप देंगे ही, लेकिन सवाल मेरा भी आपसे ये है कि क्या वाकई में बेसिक मुद्दे जो हैं वो गौण होते जा रहे हैं चुनाव प्रचार से? ठीक है, हवा पानी बिजली, बात इन मुद्दों पर होनी चाहिए, वो जनता को मिली कि नहीं मिली, लेकिन अब बातें ये हो रही है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार जो पानी में कर दिया, धरती पर कर दिया, तीनों लोग नहीं छोड़े। आपके नेता ने भी कही ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल, आज खड़गे साहब आए थे और मेरे को ऐसा लगता है खड़गे साहब को तो पहले वो दिन याद आया होगा, सबसे पहले स्टेज पर 25 सितंबर की घटना, जब खड़गे साहब यहाँ आए थे जयपुर और कुछ करने के लिए आए थे, विधायक दल की बैठक लेने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आज उनको याद आ गया होगा। ताज़ी ताज़ी घटना थी तो रिपीट वापस उनको याद आ गया। दूसरा, हमारी बहन ने बात की मुद्दे की, मुद्दे तो बहुत है, इतने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, दूसरा महिलाओं पे रेप और हत्या, तीसरा बेरोजगारी, चौथा पेपर लीक, पांचवा किसानों की कर्ज माफी। बड़े मुद्दे हैं, गिनाने लगूंगा तो पूरा टाइम बीत जाएगा, नहीं गिनाऊंगा, इतने गिनाऊंगा। अब हमारी बहन ने बात की बलात्कार की, अरे बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। कल की घटना बताता हूँ। कल लाडनू विधानसभा क्षेत्र है नागौर जिले में, वहाँ एक रात को एक बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है और कौन सी गाड़ी पकड़ी गई ये आपके सभी समाचार चैनलों पे चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी कल आ जाएगा या आज आ गया होगा, तो उस पर बोलने का अधिकार ये खो चुके हैं। अब आता हूँ, ये बोले थे मॉडल है राजस्थान का, भ्रष्टाचार पे नंबर 1, बेरोजगारी पे नंबर 1, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम, किसानों की कर्ज माफ़ी पे नंबर 1, कर्ज माफ़ी की नहीं है इन्होंने, और क्या क्या गिनाऊं, पेपर लीक इतिहास ही बना डाला पूरे भारत का। 17 पेपर लीक को लेकर तो आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी पेपर लीक का जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर हमने 200 लोगों को जेल के अंदर डाला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम कानून लेकर आए हैं। आपको शायद दीपक जी याद नहीं है, मैं याद दिला दूं आपको। पेपर लीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वकील कौन था? नंबर 1। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बात की बुलडोजर की। बुलडोजर चले थे यूपी के अंदर, 24 घंटे में चले थे, नेस्तनाबूद कर दिया उनके मकानों को। पर बुलडोजर यहाँ चला किराए की बिल्डिंग पर, एक जगह पर, वो भी कुछ समय के लिए चला, वो बंद हो गया क्योंकि पेपर लीक में सरकार के लोग शामिल है। वो धीरे धीरे जांच के अंदर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे की परतें खुलेगी, तो यही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ूंगा। तो आज मुख्यमंत्री जी ईडी का विरोध क्यों करते हैं? अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि ईडी वही काम कर रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तो फिर विरोध किस बात का। अब आता हूँ मैं धर्म पर। हमारी बहन ने धर्म पर भी बोला। धर्म तो तब याद आता है जब कन्हैया लाल की गर्दन कट जाती है। धर्म तो तब याद आता है जब करौली के अंदर दंगे होते हैं और आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। ये सारा काम इसलिए होता है, साधु संतों की हत्या इस प्रदेश में हो जाती है, पुजारियों की हत्या इस प्रदेश में हो जाती है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप दीपक जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सरकार एक वोट बैंक को अपने पॉकेट का वोट बैंक समझती है और उस वोट बैंक के आधार पर ही कांग्रेस राजस्थान में चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, इतिहास की भी बात की इन्होंने, इतिहास बनाएगी। 2013 के चुनाव में जो 21 सीटें कांग्रेस की आई थी,
वो भी इस बार आने की संभावना मेरे को नज़र नहीं आती है। ये रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस और उस इतिहास को भी तोड़ेगी 2013 वाले को, जो ये 21 सीटें लेकर आए थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार का जन सैलाब हमारे नेताओं के कार्यक्रमों में, हमारे रोड शो में, हमारे प्रत्याशियों के कार्यक्रम में उमड़ रहा है, राजस्थान की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी 4.5 साल से कि कब ये चुनाव का मौका है और इस सरकार की विदाई का समय तय करें और इस सरकार को ऐसी विदाई दें कि पूरे भारत में एक मिसाल कायम हो कि कांग्रेस का राजस्थान में क्या हाल हुआ। ठीक है सारिका जी, अभी आपने सुना होगा यहाँ पर चेतन राजपूत जी को, अमूमन कांग्रेस पार्टी पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि आप इन पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं या आप लोगों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। आज भी जब राजसमंद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज के अंदर क्या होता है, सर तन से जुदा होता है। कन्हैया लाल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे रामनवमी के अंदर जो जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। देखिए दीपक जी कि धर्म एक बहुत विस्तृत विषय है। आप धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को और किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी वर्ग विशेष को सिर्फ आप टारगेट बनाना चाहें, आप यूपी में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता है मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो बलात्कार के बारे में ये बात कर रहे हैं और जो बुलडोजर की ये बात कर रहे हैं, तो हाथरस के अंदर बुलडोजर उस बलात्कारी जो बच्ची को जिसको जलाकर मार दिया गया, उसके जो अपराधी थे उनके घर पर क्या बुलडोजर चल गया क्या, उसकी जानकारी दे दें। दूसरी बात, आप व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जिसमें मौत हो गई, उसके ऊपर इन्होंने कितने उनके जो अपराधी थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाए हैं। जरा उसके बीच ये किनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं? जिन लोगों के घर पर जिनसे इनको डायरेक्ट रूप से सरकार के अंदर जिनसे इनको लाभ नहीं मिल रहा होता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों के ऊपर ये अपनी सत्ता का पूरा जोर आजमाइश करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, ब्रजभूषण के घर पर चल गया क्या बुलडोजर? आप इनसे पूछिए। जो रेप के अंदर इनका मिनिस्टर है और वो जो उसके ऊपर अभी हमारी जो महिला रेसलर बहनें हैं वो इतने दिनों तक वहां पर बैठी हुई और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही, क्या उनके घर पर बुलडोजर चल गया है? जरा इनसे पूछ करके बताइए। ठीक है सारिका जी, बुलडोजर को लेकर तो आप लोगों पर भी आरोप लगा कि पेपर लीक के प्रकरण में आपने उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया जो कि किराए की बिल्डिंग थी। और मालवीय नगर से कालीचरण सराफ जो विधायक उन्होंने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, पेपर लीक के बारे में जो ये बार बार इस तरीके का शोर मचाते हैं, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में तकरीबन 11 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए थे। आप उसके बारे में भी बात करिए। दूसरी बात कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, ये बेरोजगारों के साथ में और एक बहुत बड़ा धोखा है कि अगर वो इतनी मेहनत करके, क्योंकि किसान वर्ग के बच्चे, गरीब के बच्चे शहरों में आकर के कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, बहुत पैसा लगता है और फिर जब अंत में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो ये कुठाराघात है। और मैं क्या, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील व्यक्ति है इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन देखिए, समाज में इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के अपराध, ये संगठित समाज का एक हिस्सा बनती जा रही है और ये इस तरीके की घटनाएं हो रही। सबसे जरूरी चीज सरकार के जो पाले में है वो ये है कि पहली बात तो इस तरीके के प्रकरण हो उनको रोके, और दूसरी बात कि अगर इस तरीके की घटनाएं समाज में हो रही हैं तो एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे कि अगली बार जब इस तरीके की कार्रवाई कोई करने की सोचे तो पहले 4 बार सोचे। और इसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने, आपको पता होगा कि 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक अगर पेपर लीक में कोई व्यक्ति लिप्त पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना तय किया है और 10 साल मिनिमम बता रही हूं मैं, 10 साल मिनिमम और उम्र कैद की सजा मैक्सिमम उसके लिए निर्धारित की है और ये कानून बन चुका है। तो जब इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ पर एक सिस्टम में आ जाएंगी तो हम निश्चित रूप से इस तरीके का काम युवाओं के जो रोजगार के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर जो लोग खिलवाड़ करते हैं, निश्चित रूप से वो 2 बार पहले सोचेंगे कि हम ऐसा काम करें या ना करें। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? व्यापम में आपके 50 से ज्यादा लोग मारे गए, उनकी जान चली गई। वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था, नौकरियों का घोटाला था। आप इतने ही युवाओं के प्रति चिंतित है तो आपने उसको क्या किया? आप बेटियों के बलात्कार की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा लीजिए, आप हरियाणा का आंकड़ा लीजिए।
वहां के आप आंकड़े लीजिए। और सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं, आप महिलाओं के प्रति इतने ज्यादा सचेत है, इतने जिम्मेदार है, तो थोड़ा मणिपुर को भी देख लीजिए, थोड़ा वहां भी होके आइए। इसलिए आप ये बातें ना करें। हमें सब राजस्थान की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आप ये चुनावी माहौल है, इसलिए यहाँ आए हैं ये ऐसे झुंझुने लेकर के, लेकिन यहाँ की जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ की जनता ने चिरंजीवी का लाभ लिया है। यहाँ की ठीक है। जनता के बच्चे मैडम पेपर लीक का आज काफी मुद्दा गूंजा है। सारिका जी, पेपर लीक का मुद्दा काफी गूंजा है आज राजनीति के अंदर। महिला सम्मान निधि के तहत यहाँ की महिलाओं को तुरंत 24 घंटे में ऋण मिल रहा है। इसलिए ठीक है। आपके जो ये मुद्दे हैं ना, ये इस तरीके के जो चुनावी झुंझुने, वो राजस्थान में नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ सारिका जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। चेतन राजपूत जी, आपने सुना सारिका जी को। पेपर लीक का मुद्दा आपकी पार्टी के नेता लगातार उठा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आते हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह आते हो, चाहे पार्टी के राजस्थान के इकाई के अध्यक्ष जाते हो, कहीं भी जो भी नेता जाते हो, पेपर लीक का मामला बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश को लेकर की जाती है, तब ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जिक्र आखिर यहाँ पर क्यों हो रहा है, राजस्थान के मुद्दों पर बात करिए। मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला हुआ था, काफी बड़ा मामला था वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो हमारी बहन की एक बात पे आता हूँ। राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हुई पिछले 4.5 साल में, और मेरे को तो बड़ा दुख होता है। RPS एक ऐसी संस्था है जो पूरे राजस्थान में नियुक्ति करती है। पहले इनके अध्यक्ष पकड़े गए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मानते हैं हम भी। उसके बाद में इनके राज्य मंत्री 16 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, नौकरी बेचने की इन्होंने दुकानें लगा ली जगह जगह पर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मान लेते हैं। अरे अभी हाल में तो एक RPSC के मेंबर बनाए थे, वो भी सैनिक, पूर्व देश की रक्षा करने वाला कर्नल। स्वागत करने चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, अच्छा हुआ, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं दुखी हूँ, आज आहत हूँ। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने पेपर पढ़ा ही नहीं। बिना पेपर पढ़े साइन करेंगे तो ऐसी घटनाएं होगी राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार के छापे पेपर लीक में पड़े हैं और जिन जिन को नोटिस गया है, और तो और इनके एक बड़े नेता तो अभी चुनावी रैली में एक दिन कह रहे थे कि मैंने तो नियुक्तियां कर दी, तुम्हारा दम है तो तुम हटा के बता दो। ये साबित करता है राजस्थान की राजनीति के अंदर और राजस्थान के युवाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ इन्होंने 4.5 साल में किया है। आप पूछिए उन माता के साथ, आप पूछिए उनके पिताजी के पास जो खेत के अंदर बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं, रात और दिन एक करते हैं। जी, सब चीजें मध्य प्रदेश में भी तो हुई होगी। मैं बार बार आता हूँ। मैं राजस्थान के चुनाव है, राजस्थान के ऊपर बात करने में ज़्यादा समय दूंगा मैं, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की ही बात होनी चाहिए। हमारी बहन भी जो कह रही है व्यापम पूरी कार्रवाई हुई थी, हमारी बहन को शायद पता नहीं है, बहुत पुराना मामला था। और इनकी खुद की गवर्नमेंट, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट भी रही थी बीच में काफी समय तक। और कमलनाथ जी की गवर्नमेंट ने भी अपने आप को जो कर सकते थे वो उन्होंने किया था, लेकिन कुछ मिला नहीं इनको और ये शांत होकर के बैठ गए। पहली बात। राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आता हूँ ना, मैं इसी बात पे आया था कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत वहां से होती है नियुक्ति से। जिन 16 लाख रुपए में जो पकड़े गए थे, आपको दीपक जी शायद पता नहीं है, वो सारी धाराएं हटा ली गई है। क्यों हटा ली गई धाराएं? चालान पेश करते समय ACB ने पकड़ा है उनको, राजस्थान सरकार की एजेंसी ने पकड़ा है। वो धाराएं हटाने की कहाँ जरूरत पड़ गई इनको? क्योंकि वो व्यक्ति जो 16 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों, क्या अभी कोई गुंजाइश है धाराएं हटाने के लिए? हटा दी गई। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं उनका हौसला भी बुलंद होता है, और बुलंद तब और ज़्यादा हो जाता है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। तो ये साफ झलकता है राजस्थान के अंदर कि ये पूरा संरक्षण प्राप्त एक माफिया था जो पेपर लीक करा रहा था। और धीरे धीरे ED के नोटिस जिन लोगों के पास जा रहे हैं, और जो लोग नोटिस को तामील तो करते हैं लेकिन जाने में कतराते हैं, बहाने लेते हैं, ये साबित करता है कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर, इसीलिए हमने संकल्प पत्र में कहा है कि हम SIT बनाएंगे। एक तो SIT बनाएंगे पेपर लीक के लिए, और एक SIT बनाएंगे हम जो माफिया, बजरी माफिया, जितने भी माफिया बन पे इन 4.5 साल में। और तो और इनकी सरकार के मंत्री, दीपक जी क्या बात करेंगे आप, इनके विधायक भरत सिंह कुंदनपुर चिट्ठियाँ लिख लिख कर थक गए पूरे 5 साल तक। इन्हीं के राजेंद्र गुड़ा जी, जिनको मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मेरी सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो राजेंद्र सिंह जी गुड़ा का था। आज वही राजेंद्र सिंह गिरी जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, और तो और इनके सचिन पायलट जी, जिन्होंने अजमेर से जयपुर की यात्रा निकाली इसी भ्रष्टाचार के लिए, भूल गए ये सब लोग। कांग्रेस के खुद के अंदर ही
इतने भ्रष्टाचार के मामले इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के विधायकों ने उठाए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये साबित करता है राजस्थान के अंदर कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और इसी का तो जनता जवाब दे रही है। ठीक है सारिका जी, आपने सुना पेपर लीक का मामले को लेकर आपने धाराओं को कमजोर किया और शायद वही बड़ी वजह बनी होगी कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर एक भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। हर सभा के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस पूरे मामले को उठा रहे हैं बीजेपी के। नहीं, धारा ये एसआईटी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ऑलरेडी कानून बन चुका है, काय की एसआईटी बना रहे हैं ये? नहीं, राजस्थान इनका में आरोप तो है कि आप लोगों ने पेपर धाराओं लीक को कमजोर कर दिया, धाराएं बदल दी। जिन लोगों पर आरोप लगा था, जो लोग पुलिस एसीबी की गिरफ्त में आए थे, उनको संरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया है, ये आरोप है। सजेशन मैं ये पूछ रही हूँ कि पेपर लीक के अंदर आप ये बताइए कौन सी धारा कमजोर कर दी? अगर एक व्यक्ति पेपर लीक के अगर उसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी लिप्त पाया गया तो उसको 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। चेतन जी आप जवाब देना चाहेंगे, कौन सी धाराएं कमजोर करी है? ये किस बात की एसआईटी, कौन सी धाराएं कमजोर की गई है ये बताइए। राजेंद्र जी ने जो संशोधन प्रस्ताव दिए थे, जो सुझाव दिए थे, इस सरकार ने कुछ नहीं माना। उन्होंने तो मानने से दिए, ये मानते तो किसी के है ही नहीं ना, ये तो अपनी मन मर्जी की करते हैं। ये तो एक केवल ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है वो नहीं आए, वो बचने का प्रयास कांग्रेस सरकार करती है। और मैं तो उदाहरण बताया ना आपको, मैंने तो उदाहरण बताया कि जो रंगे हाथों सरकार के एसीबी ने पकड़ा। मैंने सर एक बार बता दीजिए कौन से मामले को कमजोर किया? चेतन जी बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, कैसावत जी जो पकड़े गए थे, इनके पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति थे, 16 लाख रुपए लेते हुए। मैंने नहीं पकड़ा दीपक जी, आपने नहीं पकड़ा, एसीबी ने पकड़ा है। और उनका जब चालान पेश हुआ है तब आप पता करिए कि किस प्रकार से उनके केस को कमजोर किया गया। यही तो हौसले बढ़ाता है अपराधियों के, और अपराधियों को हौसले बढ़ाता कौन है? जितने माफिया इस राज्य में पनपे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। पूरे 4.5 साल इन्होंने एक ही काम किया, ठगने का काम किया, या इन्होंने लाठीचार्ज। सारिका जी, गोपाल केसावत को जो गिरफ्तार किया गया था उस मामले में धाराओं को कमजोर किया गया, ये आरोप यहाँ पर चेतन जी लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। गोपाल केसावत के ऊपर आप एक काम करिए, पता कर लीजिए, वो सारी पता कर लीजिए, वो जेल में, और आप वापस आके दोबारा चैनल पर जब कभी आए तो बता दीजिए कि आप उस FIR को पढ़ लीजिए, चालान को पढ़ लीजिए, और आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे मैं गलत हूँ, चाहे आप गलत हैं, सब चीज सामने आ जाएगी। आपकी सरकार है, आप पता कर लीजिए कि हमारे आप ईडी की जानकारी करना चाहते हैं, आप ईडी को लेके आते हैं, पेपर लीक की जानकारी करना चाहते हैं। हमारे किस नेता ने उसका विरोध किया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो बाहर आके कह रहे हैं कि आप नारे भी मत लगाओ, चुप रहो, ये काम करने आए हैं, इनको काम करने दो, जो कि चुनाव के एन मौके। पेपर लीक प्रकरण कितना साल पुराना है? 11 महीने हो गए। ईडी कहाँ बैठी थी? या तो हर महीने पेपर लीक होता, पुराना हुआ कहाँ गया? कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये बताइए आप मेरे को। 17 पेपर लीक हो जाना दीपक जी, हो सकता है किसी सरकार में? मान लेते हैं एक गलती होगी, मान लेते हैं 2 गलती हो गई, वसुंधरा के टाइम बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। 11 का तो क्वेश्चन ही नहीं है, एक आधा भी नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है ये, लेकिन इस तरीके से सफेद झूठ मत बोलिए कि राजस्थान की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, और आपके झूठ को पकड़ लेती है तुरंत। और भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने की वॉशिंग मशीन है। आप ये बताइए, आप कौन से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? हेमंत बिस्वा, आपने तो जल जीवन मिशन ही नहीं छोड़ा, जो राजस्थान सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और महिलाओं को घर में नल लग जाए तो महिलाओं को पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, उनको मटका नहीं उठाना पड़े, और महिलाएं घर के अंदर ही पानी मिल जाए, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया। उसमें भी सोना पकड़ा जा रहा है, नकदी पकड़ी जा रही है। अरे भाई, केंद्र सरकार जो पैसा राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के लिए भेज रही है, उसको तो मत लूटो, उसको तो बचाओ। जनता को राहत दे रही है, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, केंद्र सरकार आपको पैसा दे रही है। और जल जीवन मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पश्चिमी राजस्थान में आप आके देखिए, मैं रहने वाला हूँ, आप आके देखिए पानी की कितनी किल्लत है, पानी नहीं होता है। महिलाओं को हर घर, गजेंद्र सिंह जी की जो स्कीम थी हर घर नल योजना, दीपक जी आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये, कि घर में जब नल लग जाएगा तो हमारे देश की आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, मटका लेके पानी नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेतन जी एक मिनट, सारिका जी जो भाषण में तमाम बातें प्रधानमंत्री ने गिनाई है, पेपर लीक का मामला हो, जल जीवन मिशन में घोटाले का मामला हो, यहां तक कि आज तो उन्होंने जयपुर में गणपति प्लाजा तक का भी जिक्र कर दिया। आपको लगता है आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा ये तमाम जो भी बयानबाजियां हैं या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो? देखिए, मैं ये कह रही,
देखिए ऐसा है दीपक जी कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं उसी बात पर आ रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार के पेपर लीक का प्रकरण 11 माह पुराना प्रकरण है, आप करिए ना। हम तो सहयोग कर रहे हैं जांच में। आप ईडी लाते हैं, आप लाइए ईडी, आप उनसे सारी जानकारी लीजिए, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। अरे आपके ईडी तो 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, आप कौन सी ईडी की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति को हम यहाँ से हटाते हैं, मलिंगा को हमने हटाया कि वो दलित विरोधी है, इन्होंने रातों रात उसको उसने एक आदमी को जेल को मार करके उसकी हड्डियां तोड़ दी। और वो सरकार में मंत्री रहे 11 महीने तक, आपने कभी एक लाइन नहीं बोली, एक अक्षर नहीं बोला, नहीं आपने उनसे हॉस्पिटल मिलने नहीं गए। लेकिन अब चुनाव को देखते खड़गे जी भी जाते हैं, गहलोत साहब भी जाते हैं। बड़ा दलित प्रेम आपका उजागर हुआ है राजस्थान की जनता के सामने। आपके मंत्री बचाव करते थे मलिंगा जी का, आपके मंत्री बचाव करते थे, मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त क्यों नहीं किया मलिंगा जी को उस समय? राजेंद्र सिंह हुड्डा को तो 15 मिनट में बर्खास्त कर दिया, लेकिन मलिंगा को नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी मिलीभगत थी, आपकी सहज थी। आप दलितों आज आपको दलित प्रेम याद आया है? मंत्री, क्यों? आपका जो मंत्री है वो दलित के ऊपर खड़गे जी भी पेशाब हॉस्पिटल कर जा रहा रहे है। हैं, वो उस समय क्यों नहीं गए हॉस्पिटल जब वो एडमिट हुए? आज 11 महीने के बाद में आज याद आया हॉस्पिटल जाना है। आपने अपने मंत्री जो मध्य प्रदेश में जिसने दलित के ऊपर आप मध्य प्रदेश जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, आप हिमाचल जाइए, आप मणिपुर जाइए, राजस्थान पे बात मत करिए क्योंकि राजस्थान में आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया सारिका सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़ी, अपना पक्ष आपने रखा। साथ में चेतन राजपूत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी बीजेपी की तरफ से जुड़े और अपना पक्ष यहां पर रखा। तो कुल मिलाकर सियासी रण के अंदर बयानबाजियों का दौर जारी है और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वार पलटवार ही चुनावी नैया पार लगाएगा। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।